कहानी जब मैंने जाति छुपाई, बाबूराव बागुल। अनुवाद प्रकाश भातंब्रेकर। मुझ पर जात छुपाने की आफत आई थी। उस घटना की याद आते ही पूरा तन बदन आग से भर जाता है, सिर भन्नाने लगता है और लगने लगता है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण देश में दलित बिरादरी में गलती से भी जन्म नहीं लेना चाहिए। इस बिरादरी में जन्म लेने पर तो इस कदर यंत्रणा और अवमानना सहनी पड़ती है कि उससे तो मर जाने का दिल करता है। जहर खाकर जिंदगी के खोल पर पर्दा डालने की इच्छा बलवती हो जाती है। जिंदगी की सभी अच्छाइयां और इंसानियत काफूर हो जाती है और बची रह जाती है पाशवी, क्रूर, खीज और घृणा। इसी मानसिक और बौद्धिक यंत्रणा के दौर से मुझे गुजरना पड़ा था। यदि मैं कुछ और दिन अपनी जाति छिपाए रखता तो बिल्कुल पागल हो जाता या फिर हलाहल पीकर सांप के रूप में मुंबई आ गया होता। ये तो अच्छा हुआ कि जिस दिन मुझे वेतन मिला उसी रात रामचरण तिवारी के घर मेरे सामान की चोरी हुई और एक चोर ने वर्ण चोर की चोरी का रहस्य खोल दिया। यानी रामचरण तिवारी ने मेरी यानी अपने उस्ताद की खूब अच्छी तरह से मरम्मत की, लात खूसे जमाए। ऐसी स्थिति में काशीनाथ सकपाल ने मुझे सामूहिक छिछालदार के दोजक से बचा लिया। वाकया कुछ इस प्रकार हुआ। पौ फटने के साथ ही मैं उधना स्टेशन पर उतरा और सीधे इंजन शेड की ओर चल दिया। नौकरी मिलने के उल्लास से मेरा तन आषाढ़ सा आक्रामक और संजीवक वर्षा सा विक्रमी बन गया था। अपनी इस आंतरिक सामर्थ्य की वजह से मुझे किसी का भय न था। वहां मुझे कोई भी पराया या अजनबी नहीं लग रहा था। कुल मिलाकर स्थिति मेरे लिए तनिक भी यातनादायी नहीं थी। मेरा तन बदन जैसे नई चेतना से सराबोर था। न कोई चिंता, न कोई समस्या। मुझे यकीन था कि जहां जाऊंगा हर तरह से पैर जमा लूंगा, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे रात भर में तरह तरह के सपने संजोता रहा था। सुबह के शीतल पवन के हिंडोले पर सवार होकर मैंने कामगारों के झुंड को आवाज दी। समूह के सभी कामगार ठिठक गए। उनमें से बॉलर फिटर रणछोड़ ने मुझसे पूछा, केम भाई सू छे? मैंने विशुद्ध गुजराती में मन की बात कही। रणछोड़ तुरंत कमरा देने के लिए तैयार हो गया और उसका साथी कामगार भौचक्का सा मुझे देखता रह गया। मेरा कोट, टोपी, कोल्हापुरी चप्पलें, हाथ में विराजमान माइकोवस्की का काव्य संकलन और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ ट्रंक और बिछौना आदि। समूह के सभी लोगों की आंखों में अपने लिए स्नेह और ममता का भाव देखकर और अधिक उत्फुल्ल होकर मेरा मन प्रणयिनी की सी अदा में महकने बहकने लगा था। मैं खुशियों के महासागर में हिलोरे लेने ही लगा था कि रणछोड़ ने दबे स्वर में पूछ ही लिया, लेकिन आपकी जाति कौन सी है? यह सवाल सुनकर मैं बरस पड़ा। आपने मुझसे यह पूछने की जरूरत कैसे की? मेरे हुलिये से आप अंदाजा नहीं लगा सकते? मैं मुंबई सा यानी मुंबई वासी, सत्यवादी, सत्यप्रेमी, सत्यान्वेषी, भारत को मुक्ति शक्ति दिलाने वाला प्रभार पुंज, समझे? या फिर एक बार समझाऊं, अपनी महिमा का बखान करूं? अपने ही नशे में इतना बकने के बाद मैं आगे बढ़ गया। रात भर स्वप्न के झूले पर हिचकोले लेता मेरा मन तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा था। फिर भी उन लोगों की खुसुर फुसुर तो मुझे पूरी पूरी सुनाई पड़ रही थी। देव जी कह रहा था, अरे रणछोड़, ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय, रोक ले उसे, पक्का सौदा कर जल्दी। लेकिन मेरे पहले ही वार से मरमाहत रणछोड़ पस्त हो गया था। इस काम में देव जी को ही पहल करने के लिए कह रहा था। अपनी इस कायर रति के कारण वे सभी लोग मुझे इतने बौने लग रहे थे जैसे मेरी एक ही जेब में सिमट जाएंगे। अंत में दिल थाम कर रणछोड़ मेरे करीब आया और अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहने लगा, देखिए बुरा मत मानिए, नए आदमी से तो उसकी जाति पूछने का रिवाज है। आपको मैंने कमरा दे दिया, बात पक्की समझ लीजिए। किराया 5 रुपए चलेगा। रणछोड़ को ही टोकते हुए देव जी ने कहा, अरे भाई, जात बिरादरी वालों से तो हरी दूब बनकर रहना चाहिए, न कि लंबा ताड़। और फिर आप जैसा आदमी धेड़ चमार के घर थोड़े ही रह सकेगा। खुद ही चोर के घर में घुसकर आफत कौन मोल ले? कम से कम मेरे सामने तो ऐसी बातें मत किया कीजिए। मैं नए देश का नया सिपाही हूं। हम अब सब एक से हैं। ऊंच नीच, धेर चमाड़, ब्राह्मण आदि सब झूठ है। जी गलती हुई हमसे, बेशक, इसीलिए तो सोने के अंडे देने वाला हमारा देश फटीचर बन गया, क्या समझे? लेकिन कमरे की बात तो पक्की हुई ना? आप वहां रहेंगे ना? रणछोड़ लाचार प्रार्थना करने लगा। हाँ हाँ, सोच कर बताऊंगा। इसमें भला सोचने की क्या बात है? मेरा कमरा छोटा तो है पर बढ़िया है। पास ही कुआं भी है, अमराई है, रंग बिरंगे पंछी रोजाना वहां चहचहाते हैं, नाचते फुदकते हैं। मेरी ओर से तो बात पक्की है।
रणछोड़ की जिद और मनुहार से मजबूर होकर मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर तो खुशी के मारे वो मुझे चाय के लिए चलने का आग्रह करने लगा। आप चलिए, मैं अभी आता हूं, कहकर वो अपने सभी सहयोगियों को पीछे छोड़ फुर्ती से आगे निकल गया। कभी वैगनों को फलांग कर तो कभी उनके नीचे से होते हुए, शंटिंग से बचते हुए वो एक मटमैले वैगन में आ धमका। वहां चाय नाश्ते की दुकान थी। उसे वो लोग कैंटीन कहते थे। कैंटीन में ठसाठस भीड़ थी, फिर भी वो भीतर घुस ही गया और हाथ नचाकर मुझसे कुछ कह ही रहा था कि मैंने सुना, महार। मेरे कान में जैसे किसी ने बंदूक दाग दी हो। महार? रणछोड़ ने मुंह फेर कर चिल्लाने के से अंदाज में कहा तो गरुड़ पक्षी की भांति कुलांचे भरता मेरा मन जैसे धम्म से नीचे आ गिरा। मेरा हर्षोत्फुल्ल शरीर मानो विकलांग हो गया। मेरे खून की गर्मी जैसे बर्फ बन गई। ये शब्द विकट हास्य करते हुए मुझे डरा रहा था। मैं दीवार बना खड़ा रहा। जोश में आकर मैंने जो भाषण पिलाया था उसे मनु का धर्म मानकर उन लोगों ने मेरी जाति भी निर्धारित कर डाली थी। और उसके बाद कैंटीन में किसी ने मुझे चावल में आए कंकड़ की तरह अलग निकाल फेंका। इतने बड़े सवाल का हल खोजने में मैं खोया हुआ था। तभी रणछोड़ का ये सवाल मुझे सुनाई दिया, तिवारी जी, महार किसे कहते हैं? और तिवारी ने नीम हकीम के टेक में जवाब दिया, महार यानी महाराष्ट्रीय श्री शिवाजी के वंशज लड़ाकू। जी नहीं पंडित जी, मैं डॉक्टर अंबेडकर की जाति का हूं, उन्हीं की बिरादरी का। मुझे काशीनाथ सबकाल कहते हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, काला चौकी इलाके में। काशीनाथ का नहले पे दहला देखकर मेरी जान में जान आई। मेरी कंपी थम गई। तिवारी ने तुरंत टिप्पणी की, अस्पर्श्य यानी अछूत। आपने सही अर्थ बताया पंडित भैया। काशीनाथ ने तिवारी को नीचा दिखाते हुए कहा। लेकिन तिवारी भला कहां बर्दाश्त करने वाला आदमी था। उसने भी तपाक से कहा, मारो साले धेड़ को, मारो मारो। भीतर बैठे सभी लोगों ने उसकी हां में हां मिलाई। काशीनाथ ने तुरंत चाय की प्याली नीचे पटक दी और दोनों हाथ जेब में डालकर सीना तानकर कड़कते हुए कहा, आओ, कोई भी आओ। तिवारी तू आ, रणछोड़ तू आ, बुढ़े तू आ, ओए जाड़िए तू आ, कोई भी, कितने भी लोग आ जाओ। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब लोग अकबकाए से टुकुर टुकुर उसकी ओर देख रहे थे। इससे काशीनाथ और अधिक ताव में आता जा रहा था और ललकार रहा था, बल्कि उद्दंडता पूर्वक कह रहा था, अभी जाकर तुम्हारे फोरमैन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर सुनाता हूं। तुम सब लोगों को जेल की हवा खिलाऊंगा, दूध में से मक्खी की तरह नौकरी से निकलवा दूंगा। कोई मजाक थोड़े ही है। काशीनाथ ने बड़े ही रौब के साथ कहा और शान से कदम ब कदम बाहर चला गया। भीतर बैठे प्रत्येक आदमी को काटो तो खून नहीं, लेकिन सबसे अधिक बेचैन था इब्रीता टुनपूंजिया नानाजी पांचाला। वो बार बार फॉरमैन ऑफिसर की तरफ ताक रहा था और यकायक उठकर खड़ा हुआ और चिल्लाया, भागो रे भागो बाबू, वो मुंबई का धेड़ यदि फॉरमैन को यहां ले आया तो नौकरी चली जाएगी हमारी, सत्यानाश हो जाएगा, भागो। दूसरे ही क्षण लोगों ने ठेला पेली शुरू कर दी। हर किसी को वहां से खिसकने की जल्दी थी। इस हड़बड़ाहट को देखकर तिवारी ने कड़कते हुए कहा, अरे बैठो यारों, मैं किस लिए यहां बैठा हूं? भाई से कहकर अभी उसका ट्रांसफर कराए देता हूं, बैठो। उसका भाई फोरमैन क्लर्क था, सो सब लोगों को उसकी बातों में कुछ दम अवश्य लगा। लेकिन कुछ लोगों की जुबान तेजी से चलने लगी। गालियां बकते हुए वो इंजन शेड की दिशा में आगे बढ़ने लगे। जमकर उसकी धुनाई करने की बात भी कहने लगे। उनका आवेग देखकर मुझे इतना दुख हुआ कि उसी क्षण मुंबई लौटने को दिल कर रहा था। उन लोगों के प्रति अपार घृणा हो रही थी। लेकिन घर की निर्धनता और फटेहाल स्थिति का स्मरण हो आया और मेरे कदम जैसे तैसे फोरमैन ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। मेरी झुकी गर्दन और लड़खड़ाती चाल देखकर देव जी ने सहानुभूति जतलाई। ठाकुर, यकायक क्या हो गया आपको? बुखार बुखार तो नहीं आया? लाइए पेटी मुझे दे दीजिए। फुर्ती कीजिए और मुंबई के धेड़ से पहले अपनी हाजिरी लगाइए, वरना वो कमबख्त आपसे सीनियर हो जाएगा। साला भूत है भूत। जल्दी कीजिए, मैं आपकी पेटी सुरक्षित रखूंगा। यहाँ चोरों का बहुत बोलबाला है। ये धेड़ चमार ही चोरी करते हैं साले। जी नहीं। अपनी वर्ण चोरी के भय और उसकी जातीय कट्टरता के समक्ष उसकी सहानुभूति की बिल्कुल भी कद्र किए बिना मैं आगे बढ़ने लगा। कदम कदम पर मुझे अपने आप ही से भय लग रहा था। मेरा अंतर्मन मुझे फोरमैन ऑफिस में जाने से बार बार रोक रहा था। मेरी स्थिति फांसी के फंदे की ओर बढ़ते कैदी जैसी हो गई थी। इसी उधेड़बुन में मैं फोरमैन ऑफिस की सीढ़ियों तक पहुंच गया। अत्यधिक चिंताओं से घिरा होने से मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी काशीनाथ विद्युत गति से धड़धड़ाता हुआ ऊपर से नीचे आया। उसका आवेग देखकर तो मेरी हालत और भी बिगड़ गई। उसकी बात थाम कर मैंने कहा, रुकिए, कुछ बताएंगे भी?
काशीनाथ अपना आपा खो बैठा था। उसने झटके से अपनी बांह छुड़ा ली और जेब से चाकू निकालते हुए कहा, हट जाओ वरना खलास कर डालूंगा। मैं सुनना चाहता था कि आप पर क्या गुजरी। मैं भी मुंबई से ही आ रहा हूं। आप ही की रणछोड़ को करीब आते देखकर जाति का हूं शब्द मेरे मुंह से बाहर ही नहीं आ पाए। काशीनाथ सहम गया और उसने संपूर्ण वाकया सुनाया तो सही, लेकिन वो पल भर को भी वहां नहीं रुका। वो सरपट चला गया। उसके बयान और अपमानजनक स्थिति से मेरा भी खून खौलने लगा। नौकरी न करने के इरादे से मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंत में फोरमैन माता प्रसाद तिवारी की टेबल के पास जाकर मैं इस अंदाज में खड़ा हो गया मानो फांसी का फंदा गले में डाले कोई शहीद। दोनों भाइयों की आंखों में खून उतर आया था और चेहरा तमतमा रहा था। उनके रूप को देखकर मैं भी मरने मारने पर आमादा हो गया। क्यों रे, उस आवारा अछूत के संग क्या बातें कर रहा था तू? उनका गुरूर तोड़ने के लहजे में मैंने कहा, अछूत? कौन है अछूत? अग्नि भी अछूत है और सूर्य भी, मृत्यु भी और पंचतंत्र भी। नौकरी की परवाह किए बिना बेलाग होकर मैंने कहा, बेशक मैं मुंबई से आ रहा हूं, क्रांतिपीठ मुंबई नगरी से। मनु ने जिस देश का सत्यानाश कर दिया, मुंबई वासियों ने उसे मुक्ति दिलाई। मैं उसी महानगरी का एक मेहनती नागरिक हूं। मुझे अपने कर्तव्य पर पूरा भरोसा है। मैंने संस्कृत निष्ठ हिंदी में जवाब दिया। क्या? उसने हड़बड़ाकर पूछा। रामचरण दंग रह गया। उसने फिर वही वाक्य दोहराया। उस धेड़ की बातों में आकर मुझे मुंबई की पट्टी मत पढ़ाओ। मुझे माता प्रसाद कहते हैं। हाँ, मैंने तय कर लिया था कि ये नौकरी मुझे नहीं करनी, बल्कि उसे लहू लहान करने के इरादे से मैंने कहा, मैं सर्वजनीन सुखों का शिल्पकार, मानवता प्रेमी, सत्य के लिए मर मिटने वाला एक लड़ाकू योद्धा, मेरी अपनी पहचान है। मैं मुंबई में रहा हूं। बको मत, उसने झल्ला कर कहा। मैं बकता नहीं हूं। नव भारत का मंत्र पढ़ा रहा हूं। नई भाषा में एक नए भारतीय से आपको परिचित करा रहा हूं। अरे चुप रहो, उल्टी सीधी बातें मत करो। उल्टी सीधी? मैं तो सीधी बातें कर रहा हूं। मैं मेहनती नागरिक हूं, मनु के पिछड़े देश को दिव्य भव्य आकार देने वाला। आप कवि तो नहीं है? रामचरण खिल उठा। रामचरण स्नेहपूर्वक मेरी ओर देख रहा था। उसके स्नेह को ठुकराना भला कैसे संभव था? मैंने विनम्रता से जवाब दिया, बेशक, आपने मुझे सही पहचाना। सच? रामचरण खुशी से झूमते हुए अपनी जगह से उठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेने को अधीर हो उठा। लेकिन इसी बीच दंभी माता प्रसाद चिल्लाया, रामचरण! रामचरण अकबकाया सा फिर नीचे बैठ गया और माता प्रसाद ने अत्यंत हेय दृष्टि से मुझे देखते हुए पूछा, नाम क्या है? उसने कलम दवात में डुबोई तो मेरे मन में फिर से नौकरी का मोह जाग गया। घर के हालात याद आते ही अपने उद्दंड बर्ताव के लिए मलाल होने लगा और खालिस नौकरी करने की भावना से प्रेरित होकर मैंने अपना सही सही नाम बतला दिया। उसने मेरा नाम दर्ज कर लिया, लेकिन उसके अवमानना करने के कारण मेरा दिल कचोट रहा था। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। वो खुश हुआ और बुजुर्गाना अंदाज में बोला, तुम तो अच्छी हिंदी बोल लेते हो, बिल्कुल ब्राह्मणों की सी शुद्ध। उसकी बुजुर्गियत का लिहाज करते हुए मैंने अधिक प्रभावित उसे करना चाहा। साहब, हिंदी तो भाषा है संत कबीर और तुलसी की, सूर और रहीम की, निराला और प्रसाद की, पंत और प्रेमचंद की। मेरे जवाब से रामचरण को बड़ा आनंद हुआ और वो मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। इसी बीच माता प्रसाद ने अक्खड़पन से कहा, सर्टिफिकेट कहाँ है? मैं पल भर सोचता रहा, फिर निश्चिंत भाव से किंतु विनम्रता पूर्वक मैंने कहा, गलती से वहीं रह गए हैं। कहकर उसके चेहरे का भाव देखने लगा। अच्छा, कहां तक पढ़े हो? जी नॉन मैट्रिक। कला साहित्य में अत्यधिक रुचि होने से आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। यहीं तो मार खा जाते हैं हम लोग और ढेर चमारों को मौका मिल जाता है। वो फटाफट अफसर मिनिस्टर बन जाते हैं। रेलवे में तो उन्हें इतनी सुविधाएं हैं कि मैट्रिक ही, इसीलिए तुम दोनों क्लीनर ही रहोगे, जबकि वो फायरमैन, ड्राइवर, कंट्रोलर बन जाएगा। तुम सर्टिफिकेट जल्दी से मंगवा लो, क्या समझे? जी साहब। दिखावटी विनम्रता से झुककर मैंने अभिवादन किया और मन ही मन निश्चय कर लिया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए तो भी सर्टिफिकेट नहीं दिखाने हैं। जाओ, तुम देर से आए हो, लेकिन मैंने तुम्हें सीनियर बना दिया है। तुम्हारे आने से पहले ही रणछोड़ ने मुझे बता दिया था। और हाँ, इस कमबख्त से जरा दूर रहना, नालायक को शायरी ने कहीं का नहीं रखा। चलो जाओ अब। मैं नीचे आकर ट्रंक उठाने को हुआ तो रामचरण झट आगे आया। मुझसे पहले ट्रंक उठाते हुए बोला, अरे छोड़ो भी, आज से आप मेरे गुरु, आप तो मुझे काव्य सिखलाइए। रामचरण की श्रद्धा युक्त निकटता से मैं कुछ डर सा गया, लेकिन वो मुझे अत्यंत श्रद्धापूर्वक और स्नेह सिक्त भाव से बोल रहा था, इसलिए मेरा मुंह बंद हो गया। उसके इतने आत्मीय बर्ताव से मेरा बीमार और कमजोर होता मन भी खिलने लगा। मैं अपने अपराधों को विस्मृत करने लगा। उसके साथ गप्पे हाँकते हुए कुछ आगे निकल आया तो काशीनाथ की संतप्त आवाज से मेरा कलेजा हिलने लगा
और मैं वहीं रुक गया। वो गला फाड़ कर चिल्ला रहा था, महार होने से क्या हुआ? दीवार के सामने पड़ी टट्टी पेशाब की गंदगी साफ नहीं करूंगा मैं? तुम्हें करनी होगी और बराबर साफ करनी होगी। माता प्रसाद के हुक्म पर अमल करने वाला एक निम्न जाति का मुकादम बोल रहा था। ये देखकर रामचरण का खफा होना स्वाभाविक था, लेकिन मेरी अवस्था बड़ी विचित्र थी। मुकादम काशीनाथ पर जैसे जोर जता रहा था, वैसे ही उसकी इस कहासुनी का मजा लूटने के लिए काफी संख्या में कामगार इकट्ठा हो गए थे और मुकादम का हौसला बढ़ा रहे थे। नौकरी के पहले ही दिन काशीनाथ की नौकरी पर आंच न आने देने के इरादे से मुकादम के करीब जाकर मैंने कहा, मुकादम साहब, इस तरह के ओछे काम कोई पढ़ा लिखा युवक ही कर सकता है। ऐसे युवकों से कहना भी नहीं चाहिए, ये तो अधकचरे अपंगों का काम है। इसलिए मुझे बीच में ही टोकते हुए तिवारी ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि अपंग, वृद्ध, अधकचरे ब्राह्मण ये काम करेंगे? बहुत खूब। तिवारी के दो टूक जवाब से सभी को संतोष हुआ। उन्हें मुझसे नाराजगी भी हो रही थी, बल्कि वो मुझे हिकारत भरी निगाहों से देख रहे थे। तिवारी की बहुत खूब टिप्पणी ने मुझे बोध दिया था, फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए मैंने कहा, युवा वर्ग ही देश की असली संपत्ति है तिवारी जी। पंच तत्वों के ही समान वो छठी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात भी और कोई हो सकती है। इसलिए हमें चारों ओर दुख दर्द और विलाप के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जाहिर है मेरी बातें किसी को रास नहीं आई थीं, बल्कि मैंने अनुमान लगाया तो कुछ लोग मुझसे जाति पूछना चाहते थे। ये देखकर मेरा कलेजा तार तार हुआ जाता था। मैं काशीनाथ को बचाने की कोशिश कर रहा था और काशीनाथ लोगों से अधिकाधिक उलझता जा रहा था। मुकादम के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। सभी कामगार काशीनाथ के खिलाफ थे। मैं कड़वा घूंट पीकर आगे बढ़ता गया। इस शुभारंभ के बाद आए दिन नई समस्या सामने आ खड़ी होती और मेरे व्यक्तित्व, जिसे कितनी मुश्किल से मैंने गढ़ा था, को चूर चूर कर डालती। काशीनाथ तो प्रतिदिन जैसे तपती रेत में झुलस रहा था। छोटी मोटी बातों को लेकर हर रोज वो किसी से उलझ जाता, इसलिए अधिकतर कामगारों में वो अप्रिय ही हो रहा था। वो लोग उसकी मामूली सी भूल को भी बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं थे। शायद इसी वजह से वो प्रत्येक व्यक्ति को शक की नजर से देखता था। बात बात में आपा खो देता। उसकी जेब में सदा चाकू मौजूद रहता। उसकी उग्रता और व्यग्रता को मैं अच्छी तरह समझ सकता था। इसलिए तो मैं जान की बाजी लगा रहा था, अपने मन को काबू में रख रहा था। अत्यंत सतर्कता से पूरी सावधानी बरत रहा था कि तैश में आकर कोई उसे छुरा न घोंप दे, और ऊपर से इस बात का भी बराबर ख्याल रख रहा था कि लोगों को मेरी असलियत का पता न चलने पाए। इस अतिरिक्त सावधानी के कारण ही मैं स्वयं को अपनी कायरता, मूर्खता और कमजोरी के लिए कोस भी रहा था। यानी किसी खूनी या अपराधी के समान मैं भी गुमसुम रहने लगा। मेरा बड़बोलापन कभी का खत्म हो चुका था। जैसे सहमे हुए खरगोश की भांति मैं भीड़ में कहीं खो जाना चाहता था। मुंबई की भीड़ में रहकर सदा ही अभ्यागतों से घिरा रहने वाला मैं अपनी वर्ण चोरी की पोल खुल जाने के भय से एकांत के अंधेरे में धंसता जा रहा था और वहां जाकर अपने आप को ही कोसते हुए विलाप कर रहा था। मुझे जी जान से चाहने वाला रामचरण, लेकिन मैं उससे भी कटा कटा रहने लगा। बंद मुंह से लात घूंसों के प्रहार सहते हुए मैं गुजर बसर करने ही लगा था कि वेतन दिवस करीब आया। नौकरी छोड़ देने के नेक इरादे से मैंने छुट्टी की अर्जी लिखी। सर्टिफिकेट लाने के लिए छुट्टी मंजूर की। ये बात जैसे तैसे रामचरण को पता लग गई। वो मेरे पीछे पड़ गया, चाहे जो कीजिए, लेकिन जिस दिन तनख्वाह होगी उस दिन मेरे घर खाना खाइए। उसके आग्रह का अनादर मैं कर नहीं पाया और मैंने हामी भर दी। वेतन मिला तो नौकरी छोड़नी चाहिए, ये मृत प्राय सवाल एक बार फिर घर की विपन्नता से मेरा साक्षात्कार कराने लगा, ताकि मुझे नौकरी में डटे रहने की आवश्यकता का एहसास हो। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपनी गलतियों के लिए मैं अपने आप को कोसने लगा था और इस मामले में हाँ या ना का निर्णय लेने के लिए अंधेरे में बैठकर सोचने लगा। एक के बाद एक सिगरेट का दौर चल रहा था, लेकिन जाति की असलियत का पता चल जाने के बाद की अपमानजनक स्थिति में नौकरी करने के लिए भीतर से मेरा मन तैयार नहीं था। परंतु नौकरी छोड़ने की भी हिम्मत नहीं होती थी। मैं उसी उधेड़बुन में था कि काशीनाथ ने दस्तक दी। मास्टर, आओ काशीनाथ भाई आओ। वर्ण भेद की पाशवी रूढ़ी की क्रूरता से लहूलुहान काशीनाथ मेरी खुशी या नाराजगी की परवाह किए बिना मेरे आग्रह के बावजूद भीतर आने से कतरा रहा था। वो बाहर ही खड़ा रहा। आओ भी मुझे अपने से अलग क्यों समझते हो? एक हिम्मती और जाबाज युवक की संकोच वृत्ति से मेरा दिल पसीज रहा था। एक सजातीय साथी के घर में इतना संकोच? असलियत बता देने के लिए होंठ फड़कने लगे, लेकिन रणछोड़ की धमकी का स्मरण हो आते ही मेरे दांत खट्टे हो गए। आंखों की नमी को मैं अपनी धोती से पोंछता जा रहा था। मास्टर जी, हर बार आपने मुझे रोकने की कोशिश की,
वरना रणछोड़ या रामचरण, इन दो मक्कारों में से एक तो निश्चय ही मेरे चक्कू का शिकार बनता और मेरे माँ बाप बीवी को भूखों मरना पड़ता। मास्टर जी, मुझे गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। मेरा बड़ा जीजा कमबख्त बहुत ही काइयां है। मेरी बहन को हर रोज इतना परेशान होना पड़ता है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो उसे पीटता है, गाली गलौज करता है। ये देखकर बचपन से ही मैं इतना उखड़ जाता था कि घर में एक कौर खाने को दिल नहीं करता था। और जब मैं मैट्रिक में था तो मामला और संजीदा हो गया। उसे सबक सिखाने के लिए मैंने गुंडों से दोस्ती की और खूब पिटवाया। जैसे तैसे वो बच गया, वरना उसका तो खून ही हो जाता। बस तभी से मेरा पढ़ना लिखना बंद हुआ। मास्टर जी, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। मुंबई जाकर जो भी काम मिले करूंगा। मैट्रिक की परीक्षा दूंगा, कॉलेज जाऊंगा, वकील बनूंगा। मुझे कामगार नहीं बनना। ये जीना भी कोई जीना है? पल पल मरना। ये सब कहते हुए उसकी आंखें जैसे अंगारे उगल रही थी। तलवार की धार सा और संवेदनशील मन था उसका। उसके इस मानसिक दुख दर्द का अनुमान में भली भांति लगा सकता था। मेरा गला जैसे रूंध गया। सबकाल मैं भी नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूं। यहां रहना ज्यादा मुश्किल है। हम दोनों साथ साथ चलेंगे। मैं भी तो तुम्हें अपना किस्सा सुनाना चाहता हूं। काशीनाथ मेरी भी। उससे क्षमा याचना करते हुए मैं उसे असलियत बताना ही चाहता था कि इतने में रणछोड़ वहां आ गया। काशीनाथ को मेरे घर में देखकर उसके तन बदन में जैसे आग लग रही थी। काशीनाथ के प्रति घृणा और तिरस्कार से वो कांप रहा था। उसने कड़क कर कहा, क्या तमाशा चल रहा है? कल मुंबई जा रहे हो तो क्या आज मेरा कमरा अपवित्र करना चाहते हो? कमीने, मैं तुझे यहीं ढेर कर दूंगा, यहीं। काशीनाथ अत्यधिक उत्तेजित होकर रणछोड़ की ओर लपक पड़ा, लेकिन रणछोड़ झट अपने कमरे में चला गया और किवाड़ बंद कर लिए। वर्णभेद के भूत को काशीनाथ ने किस कदर झंझोड़ कर रख दिया था, ये देखकर मैं सकपका गया। मैंने अपनी समूची शक्ति से काशीनाथ को रोक लिया। वो यकायक शिथिल पड़ गया। उसने मेरे कंधे पर गर्दन धर दी और छोटे बच्चे सा शांत पड़ा रहा। कुछ क्षण उसने उसी अवस्था में रहने के बाद जेब में से चाकू निकाला और रात के अंधेरे में अदृश्य हो गया। मैं चिंता कातर भाव से अंधेरे को ताकता रहा। बस बत्ती जलाने या खाना खाने की चेतना मुझ में नहीं बची थी। वर्ण भेद का ये उग्र और भयंकर रूप देखकर मैं भीतर से टूट चुका था। उस्ताद, उस्ताद! रामचरण ने बुलाया तो मुझे संजीवक सावन धारा का एहसास हुआ। उसकी आवाज सुनकर धेड़ों के लिए एक अश्लील गाली देते हुए रणछोड़ फिर बाहर आया। रामचरण ने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की तो वो मुझ पर भी बिगड़ गया। मेरी जाति पर शक करने लगा और इस पर रामचरण को क्रोध आ गया। अपने ब्राह्मण के अहंकार से उत्तेजित होकर वो रणछोड़ पर धावा बोलने लगा। रणछोड़ भी अपने क्षात्र तेज की महत्ता सिद्ध करते हुए रामचरण को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। उन दोनों में कहासुनी हो रही थी तो मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और वहां से चल देने के इरादे से बाहर आ गया। रणछोड़ के घर में उसकी पत्नी के हाथ में किराए के पैसे थमाकर चल दिया। रामचरण झगड़ा वगड़ा छोड़कर दौड़ा दौड़ा मेरे पीछे आया और गुस्से में ही कहने लगा, मैंने तुम्हें खाने का न्योता दिया था और यहां से तुम चल भी दिए। मैंने एक बार सिर्फ उसे देखा और गर्दन लटकाकर चलने लगा। उस्ताद, कुछ बोलो भी। रणछोड़ ने तुम्हें कुछ हाथापाई की क्या? बताओ तो मैं साले की टांग तोड़ दूंगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने गर्दन हिलाकर इशारे में ही जवाब दिया तो उसका गला रूंध गया। वो वहीं का वहीं ठिठक गया और हवा में हाथ नचाते हुए भर्राए हुए स्वर में कहने लगा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस अछूत के संग उलझना बेकार है। क्यों? वो और मैं एक ही मां की संतानें हैं, एक ही भाषा भाषी हैं, इसी धरती पर पलते हैं और आसमान को ओढ़ते हैं। तुम बहुत दूर की कौड़ी बिठाते हो। जरा आसमान से धरती पर उतर आओ। हम मामूली कामगार हैं। हाँ, इसीलिए तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिंदगी को नया रंग रूप देने का दायित्व हमारे सिर पर आ पड़ता है। उस्ताद, ये सब छोड़ो, चलो अब घर चलो। रामचरण, मुझे माफ करना। अब तक मैंने काफी हलाहल पी लिया। अब और अधिक पचाने की हिम्मत नहीं। अब मेहरबानी करके तुम मेरे साथ चलो। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं वर्ण चोरी का किस्सा सुनाना चाहता था। नहीं उस्ताद, सरस्वती बहुत दुखी हो जाएगी। वो पानी का घूंट भी नहीं पी पाएगी। सुबह से खटती रही है। मुझे माफ करना। कहते ही वो मेरे चरण छूने लगा। उसकी अडीक श्रद्धा से मैं वाकई गदगद हो उठा और मैंने कहा, चलो यार मेरे, तुम्हारे स्नेह के लिए मृत्यु का भी स्वागत करूंगा मैं। चलो। हम दोनों मुंह सिलकर चलते रहे और उसका घर आ गया। उसने बाहर ही से आवाज दी, सरस्वती, देखो तो कौन आया है, इन्हें प्रणाम करो। सरस्वती जैसे हमारी राह में आंखें बिछाए बैठी थी। आहट पाते ही पाजेब खनकाते हुए बाहर आई और वो मोहक छरहरे बदन की तनमंगी मेरे चरण छूकर चली गई। लंबे काले बाल, मांग में भरा सिंदूर, माथे पर टीका और शालीन अदा। उसके पति की तुलना में उम्र अनुकूल और रंग रूप में कनिष्ठ होते हुए भी वो मेरे पैर छू गई।
भारतीय नारी की पतिनिष्ठा और पति भक्ति की मिसाल देखकर मैं हैरत में पड़ गया। पत्नी के साथ साथ रामचरण भी भीतर आया। पानी की बाल्टी, तेल की शीशी, साबुन की नई टिकिया आदि लेकर वो बाहर आया और फिर अत्यंत उत्साह के साथ उसने कहा, वहां बैठकर नहा लो, आओ मैं तेल मलता हूं। मैं पानी पानी हो गया। भाभी को मेरे पैर छूने का कहा, ये तो गलत था ही, लेकिन अब और कोई गलत काम मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन उसमें गलत क्या है? अतिथि तो भगवान का अवतार ही होते हैं। किवाड़ की आड़ में सरस्वती ने कहा, जी नहीं, मैं पहले ही अधमरा हो गया हूं, अब पूरी तरह मर जाऊंगा। वो मुस्कुराई। मैं मुंह हाथ धोकर भीतर गया। काशीनाथ को तो बड़ी मुश्किल से मैंने बस में कर रखा था, लेकिन रणछोड़ ने नमक मिर्च लगाकर ये वाकया सुनाया था। वो घटना मुझे याद हो आई और लगा कि शायद इसीलिए रामचरण मुझे नहाने का आग्रह कर रहा था। अतएव मैंने कहा, हम खाने के लिए बाहर ही बैठे तो कैसा रहेगा? जी नहीं, तुम एक ब्राह्मण के गुरु हो, कहकर वो मुझे भीतर ले गया। लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूं। उसने मुझे पीढ़े पर बिठाया। सरस्वती हमारे सामने बैठी दोनों को पंखा झल रही थी। पंखा क्या झल रही थी, सजा भुगत रही थी। मुझे लगा रामचरण के आग्रह की वजह से मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सांप और छुछुंदर की सी हालत थी। सरस्वती का भोजन होने तक रामचरण ने बाहर के कमरे में बिछौना आदि लगा दिया था। सरस्वती के आते ही शेर और शायरी का दौर शुरू हुआ। मैं अपनी बेचैनी से राहत पाने के लिए उसकी प्रेम कविताओं की तारीफ के पुल बांधे जा रहा था। सरस्वती को खुश करने के उद्देश्य से बीच बीच में मैं कविताओं का अर्थ भी बतला रहा था। मैं उसके एहसानों का एतबार करना चाहता था, लेकिन मन ही मन उससे डर भी रहा था। देर रात तक महफिल जमी रही। बाद में वो भीतर चला गया और मन की व्यथा को पूर्णतया भुलाकर मैं चैन की नींद सोता रहा। मेरी आंख जब खुली तब मैं लातों और घूंसों से कराह रहा था। रामचरण का कमरा आदमियों से खचाखच भर गया था। उनमें से कुछ तो मुझे तरह तरह की गालियां दे रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी असली जाति को छुपा रखा था। कुछ और संजीदा किस्म के लोग भी थे जो मेरी अच्छी तरह से मरम्मत कर रहे थे। जितना कट्टर भक्त था, उतना ही खूंखार दुश्मन बनकर रामचरण मुझ पर पिल पड़ा। उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की, उसी कारण उसका सिर चकराने लगा था। अत्यधिक भावुक होने के कारण उसका गुस्सा ठंडा नहीं पड़ रहा था, बल्कि पल पल बढ़ता जा रहा था। लेकिन पराए मर्दों के सामने घूंघट काटने वाली सरस्वती भीतर ही से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, इनमें इनका कोई कसूर नहीं, वो तो यहां आने से कतरा रहे थे, वो तो लुट गए बेचारे चारों तरफ से। छोड़ दीजिए उन्हें, शांत हो जाइए, वरना मैं उन्हें बचा लूंगी। अभी उसका वाक्य भी पूरा नहीं हुआ था कि भगदड़ मची। पलक झपकते ही पूरा कमरा खाली हो गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, वो मुंबई वाला धेड़ मवाली हाथ में छुरा लेकर खून की होली खेल रहा है, भागो। ये सुनते ही सरस्वती बाहर आई और अपने पति को भीतर ले गई और किवाड़ बंद करके मेरे पास आ बैठी। खुद अपने आंचल से मेरे साथ बदन पर पड़े खून के निशान पोंछने लगी। उसकी निगाहें जितनी पैनी थी, उतनी ही उष्ण उसकी हथेलियां। कोमल हाथों के सुखद स्पर्श से मेरे घाव नरम पड़ते जा रहे थे। इतने में काशीनाथ विद्युत गति से भीतर घुस आया और चक्कू नचाते हुए चिल्लाया, ओ मास्टर जी, कमाल कर दिया तुमने तो। उसकी शाबाशी से भी मुझे पिटाई जितना ही गहरा घाव लगा। काशीनाथ को देखते ही सरस्वती अपनी मांग का सिंदूर बचाने के लिए बंद दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। हट जाओ। चक्कू नचाते हुए काशीनाथ एक बार जोर से चिल्लाया तो सरस्वती डटकर उसका मुकाबला करने के लहजे में वहीं जमी रही। काशीनाथ कहीं उसे अपमानित न करे, घायल न कर दे, इस भय से असहनीय वेदनाओं के दौर से गुजरते हुए भी मैं जैसे तैसे खड़ा हो गया और मैंने कहा, चलो काशीनाथ। काशीनाथ ने मुझे सहारा दिया और चलने को हुआ। इसी बीच सरस्वती की आंखों का बांध टूट गया और अत्यंत चपलता से उसने अपने आंसुओं से मेरे पैर सींचे। फिर उसी फुर्ती से भीतर का कवाड़ खोलकर वो रामचरण के पास चली गई। अब वो पूरी तरह भयमुक्त थी। हम अपने रास्ते चल दिए। मेरा सब कुछ चोरी हो गया था। सर्टिफिकेट रामचरण ने पहले ही फाड़ कर फेंक दिए थे। मेरी गर्दन में चोट आई थी और चाल तो लड़खड़ा रही थी, लेकिन मेरे भीतर भारी उथल पुथल भी चल रही थी और नंगा चाकू नचाते हुए काशीनाथ का दहाड़ना बराबर जारी था। अब बस्ती पीछे छूट गई थी। काशीनाथ ने कहा, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं, वो लोग तुमको पीट रहे थे और तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने मुझे थोड़े ही मारा, वो तो मनु को पीट रहे थे। चलो भी।